हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगर ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम आ चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड है जिसका क्या भाई जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से। भाई हम सबको पता है क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड उसका एक ही होगा और कौन सा कोड है 165। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड है जिसका 165, यूनिट नंबर 3 दैट इज ऑफिस टूल्स। इस पूरे के पूरे एंटायर सब्जेक्ट में हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर पे। जी हाँ, और लास्ट चैप्टर भी हम बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए साथ में लेकर आ रही हूं एक चैप्टर रिवीजन सीरीज भी जो आपको एवरी संडे मिल जाती है एट 6 PM। तो भाई क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चैप्टर नंबर 11 का आज कौन सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क पार्ट 2। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप चार्ट कैसे इंसर्ट करा सकते हैं या क्रिएट करा सकते हैं। भाई कितने टाइप के चार्ट होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लें क्या। देयर आर बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। कौन कौन से? एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट एंड पाई चार्ट, डोनट चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, नेट चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट एंड स्टॉक चार्ट। ये सारे के सारे चार्ट्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। भाई इसी के साथ साथ हम पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स भी। तो हम कर रहे थे क्रिएशन ऑफ अ चार्ट। भाई हम कितने भी टाइप के चार्ट पढ़ लें, बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी चार्ट के, चाहे वो कोई भी चार्ट हो आउट ऑफ द गिवन 10 चार्ट्स, उनमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमने वो भी देखे। हम चाहे टाइप्स पढ़ लें, चाहे हम उसके कंपोनेंट्स देख लें, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक चार्ट कैसे इंसर्ट करा सकते हो, तो ये सारी चीजें किसी फायदे की नहीं। तो हमारा जो प्रीवियस सेशन था वो था क्रिएशन ऑफ अ चार्ट इन कैल्क सॉफ्टवेयर, जहां पर हमने जाना कि हम कैसे एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक वर्कशीट में या मल्टीपल वर्कशीट्स में भी हम कैसे एक वर्कशीट के अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ चार्ट। और ये भी जाना था हमने, भाई कितनी चीजें जानी थी उस प्रीवियस सेशन में। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो अभी से मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूं कि भाई ये सेशन समझ नहीं आएगा, ये सेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है। बिल्कुल सत्य वचन है भैया, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि भाई इसके पहला का जो सेशन है दैट इज क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क, वहां पे हमने डिस्कस किया था बेसिक स्टेप्स हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन कैल्क सॉफ्टवेयर। तो भाई आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 4 से। तो भाई स्टेप नंबर 4 तब तक समझ नहीं आएगा जब तक स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 जिस सेशन में मैंने डिस्कस किया है वो आपने विजिट ना किया हो। तो करना क्या है मैम, क्या कर सकते हैं हम? तो आपका सेशन यही वाला देख रहे हैं, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पॉज कर दो। जी हाँ, पॉज कीजिए इस वीडियो को और वापस जाइए मेरे क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क वाले वीडियो पे, क्योंकि उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा। मैं अगर आपको जबरदस्ती स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 बता दूं और आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर ही ना हो तो इस पूरे सेशन का कोई मतलब नहीं है। तो इस सेशन को अभी पॉज कीजिए और वापस जंप कीजिए मेरे उस सेशन में जहां पे हमने डिस्कस किया है द बेसिक स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ चार्ट। तो भाई जिन लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस वीडियो को पॉज करके उस वाले सेशन पे जंप कर लिया होगा। और जितने भी लोग उस सेशन को देख के आए हैं तो शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए भाई स्टेप नंबर 4 की हम इससे पहले की शुरुआत करें, स्टेप नंबर 1, 2, 3 को यहाँ पे हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, क्रिएटिंग अ चार्ट में सबसे पहला स्टेप क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में भाई जिसको याद है बिल्कुल बता दो, क्या था? सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट द रेंज। आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे उस रेंज को। क्या सिलेक्ट करने वाले हैं आप? सिलेक्ट करेंगे रेंज को। किसको सिलेक्ट करने वाले हैं? रेंज को। क्या होता है एक चार्ट? चार्ट रिप्रेजेंट करता है किसी डेटा को, और जिस डेटा को मैं रिप्रेजेंट कराना चाहती हूं इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट, उस पर्टिकुलर डेटा को पहले मुझे सिलेक्ट तो करना पड़ेगा। मतलब कि वो डेटा वैल्यूज एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, एक वर्कशीट के अंदर जिन सेल्स में एज अ डेटा वैल्यू प्रेजेंट है, मुझे उन सेल्स को पहले सिलेक्ट करना होगा। भाई जब तक उनको आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक उन डेटा वैल्यूज को कैसे एक चार्ट में लेके आओगे? भाई कोई भी काम हो, सिर्फ एक चार्ट क्रिएट करना नहीं। आप बिल्कुल चैप्टर नंबर 10 से पढ़ते आ रहे हो कि चाहे
चाहे आपको इंसर्शन कराना हो किसी चीज का, आपको एडिटिंग कराना हो, आपको चाहे XYZ कुछ भी कराना हो एक वर्कशीट के अंदर, एक सेल के अंदर अगर आपको कुछ भी काम कराना है तो सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी in a worksheet, you first have to select the cell or the range of cells on which you want to perform that activity. जिस चीज पे, जिस सेल पे या जिस रेंज पे आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो तो उस रेंज और उस सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करना जरूरी है. तो चार्ट को भी अगर क्रिएट करना है ना एक वर्कशीट के अंदर तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे उस रेंज को. ठीक है मैम. सेकंड क्या करोगे भाई, स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार. जानते हो ना स्टैंडर्ड टूल बार को भाई, हमारे कैल्क सॉफ्टवेयर की शान है भाई. कैल्क सॉफ्टवेयर जैसे ही खुलता है मेन्यू आइटम के जस्ट नीचे या मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार ही तो मिलता है. तो भाई स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए. किस पे जाइए भाई, स्टैंडर्ड टूल बार पे. स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए और वहां पे आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा आपको चार्ट आइकॉन. आपको मिलने वाला है चार्ट आइकॉन. इस चार्ट आइकॉन को आपको क्लिक करना है. तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे उस रेंज को जिसकी स्टोर्ड डेटा वैल्यूज को आप चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कराना चाहते हो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आप एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार पे और वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे चार्ट आइकॉन को. ठीक है मैम, ये कर लिया. जैसे ये करोगे ना, जैसे ही ये करोगे आपके सामने खुल के आएगा, क्या आपके सामने खुल के आएगा भाई, नाम क्या था उसका, क्या नाम था उस चिड़िया का भाई, क्या नाम था, चार्ट विजार्ड. कुछ याद आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको याद आ रही होगी. चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स. जैसे ही स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके आप चार्ट आइकॉन को प्रेस करते हैं आपके सामने खुल के आता है चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स. कौन सा डायलॉग बॉक्स भैया, कौन सा डायलॉग बॉक्स, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स. ठीक है मैम, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ गया. बहुत अच्छी बात है. अब इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में जो सबसे पहला कैटेगरी था दैट इज चार्ट टाइप. चार्ट टाइप कैटेगरी को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, देख लिया था हमने चार्ट टाइप कैटेगरी को हमारे प्रीवियस सेशन में. इस सेशन में जो हमारे चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स की रिमेनिंग कैटेगरीज थी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. चार्ट टाइप कैटेगरी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सब जानते हैं आपको क्या करना है भाई. इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाइए वापस से मेरे प्रीवियस सेशन में जहां पे हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डिस्कस किया है और इन तीनों स्टेप्स में हमने चार्ट टाइप कैटेगरी को डिस्कस किया है. चार्ट टाइप कैटेगरी के अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज थी जो आपको चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में देखने को मिल रही थी. तो भाई चार्ट टाइप डिस्कस हो गया, तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे. चलिए आइए, स्टेप 3 डेटा रेंज. कौन सी कैटेगरी की बात है? अब बात होने वाली है डेटा रेंज कैटेगरी के बारे में. किसके बारे में? डेटा रेंज कैटेगरी के बारे में. तो चलिए देख ले जल्दी से. आइए भाई देख लेते हैं. देखिए ये है मेरा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स. ये आपको प्रीवियस सेशन में भी देखने को मिल जाएगा भाई. चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में ये मेरा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है. इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में हम चार्ट टाइप कैटेगरी पहले ही देख चुके हैं. अब बारी आती है सेकंड कैटेगरी की जिसका नेम है डेटा रेंज कैटेगरी. चलिए देख लेते हैं इसको भी. क्या समस्या है देख लेते हैं. आ जाओ. डेटा रेंज कैटेगरी को आप जैसे ही चूज करते हो, जैसे ही आप चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर इस डेटा रेंज कैटेगरी को चूज करते हो तो आपके सामने देखो भाई, जब आप चार्ट टाइप को यहां पे सेलेक्ट कर रहे थे ना, एक बात नोटिस करना दोनों ही डायग्राम्स में, प्रीवियस वीडियो के डायग्राम में भी और इस वीडियो के डायग्राम में भी, जब आप चार्ट टाइप को यहां पे सेलेक्ट कर रहे थे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था? यहां पे आपको देखने को मिल रहा था सब टाइप्स. बहुत सारे सब टाइप्स आपको देखने को मिल रहे थे और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 3D का ऑप्शन मिल रहा था. यहाँ पे आपको सिंपल जैसा कुछ लिखा मिल रहा था. मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था भाई लोग? बता दो भाई बंधुओं. कुछ ऐसे ही था. ऐसे ही आपका जो चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा था. ये कब आ रहे थे? ये ऑप्शंस कब आ रहे थे? ऑल दिस सब टाइप्स 3D विद द चेक बॉक्स एंड अ सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स. ये सारी की सारी चीजें कब आ रही थी? जब चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर आप चार्ट टाइप कैटेगरी पे वर्क कर रहे थे. अब आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? आपने सेलेक्ट किया हुआ है डेटा रेंज कैटेगरी. कौन सी कैटेगरी? डेटा रेंज कैटेगरी. तो भाई डेटा रेंज कैटेगरी को जब सेलेक्ट कर लिया ना तो यहां पे आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है. चलिए आइए, चूज अ डेटा रेंज. आप कहां से लेके, किस सेल से लेके किस सेल तक की डेटा को एज डेटा वैल्यू कंसिडर कराना चाहते हो वो आप स्पेसिफाई करते हो. किसके अंदर? इस डेटा रेंज बॉक्स के अंदर. देखिए भाई, देखो, स्पेसिफाई
whether data is in rows or columns, click here to specify a different data range। मतलब जो select किया हुआ है आपने, मतलब data range बताता है कि आपने अपने कैल्क सॉफ्टवेयर की उस वर्कशीट के अंदर किस सेल एड्रेस से किस सेल एड्रेस तक का रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई चार्ट भी अगर इंसर्ट करना है यूजिंग द चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स, तो उसमें भी आपको सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसके सेल्स के डेटा वैल्यूज को आप एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। यही था, तो भाई यही था। तो डेटा रेंज कैटेगरी क्या बोलता है कि आपने अपनी वर्कशीट में किस रेंज को सिलेक्ट करके रखा है। तो भाई यहां देखिए क्या दिख रहा है, यहां पे देखो क्या दिख रहा है, यहां पे ये एसएस को भूल जाइए। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इनको हटा दूं तो देखो क्या निकल रहा है यहां पे हमारे पास कि शीट 1 में आप काम कर रहे हो, एक शीट 1 है, उस शीट 1 के A2 से लेके, देखो A2 से लेके B8 तक का जो रेंज है, A2 से लेके B8 तक का जो रेंज है वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। मतलब ये बता रहा है कि आप जो भी चार्ट आपने चार्ट टाइप के अंदर सेलेक्ट किया होगा ना, चाहे कॉलम चार्ट हो चाहे बार चार्ट हो, हाँ चार्ट टाइप में आपको अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स भी देखने को मिल रहे थे, बहुत सारे चार्ट्स थे, आप इनमें से किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करते थे। तो चार्ट टाइप में क्या होता है, चार्ट टाइप में आपको पता चलता है कि आप किस टाइप का चार्ट चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट करते हैं चार्ट टाइप के अंदर। भाई डेटा रेंज में आपको ये पता चलता है कि जिस पर्टिकुलर रेंज को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके आपने चार्ट आइकॉन को प्रेस किया है, वो डेटा रेंज एक्चुअल में है कौन सी। जिस डेटा रेंज को आपने सेलेक्ट किया है और चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स तक पहुंचे हो तो वो डेटा रेंज आपकी ये है। तो आप अगर चाहें तो यहां पे अपनी इस डेटा रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर दूं मैं, मुझे करना है कि नहीं, मुझे अब A2 से लेके B8 तक की जो रेंज है उसमें कुछ भी काम नहीं करना। मेरे पास सेम वर्कशीट के अंदर, दैट इज शीट 1, सेम वर्कशीट के अंदर किसी अदर रेंज में जो डेटा दिया हुआ है, अगर उसको मैं इसी चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहती हूं तो मैं क्या कर सकती हूं, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहां पे एक नई रेंज देना शुरू करूंगी। मैं यहां पे लिख सकती हूं, C3 से D8 तक। क्यों नहीं लिख सकती हूं, मैं बिल्कुल लिख सकती हूं। मतलब कि अपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड रेंज को, ऑलरेडी सिलेक्टेड रेंज को आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये चीज क्लियर हुई है? बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो, कि भाई ये क्या मैं आपको बता रही हूं कि भाई ये क्या होता है। डेटा रेंज टेक्स्ट बॉक्स या कह लीजिए डेटा, जो हमारा डेटा रेंज टेक्स्ट बॉक्स है, यहां पे आपको मिलता है वो पर्टिकुलर रेंज जिसकी डेटा वैल्यूज को आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके आए हुए हैं। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर रेंज को यहां पे अपडेट भी कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक द डेटा विच इज गिवन इनसाइड दिस बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग द न्यू रेंज। ऐसे क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ये चीज आपको क्लियर हुई है कि नहीं। चलिए आइए, अब देखो ये तो चलो हो गया। अब आओ भाई इस पे, इसके जस्ट नीचे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? डेटा सीरीज इन रोज एंड डेटा सीरीज इन कॉलम्स। मतलब क्या है? स्पेसिफाई वेदर डेटा इज इन रोज और कॉलम्स। भाई आपने एक डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हो कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है रेंज ऑफ सेल्स में, तो रोज में जो डेटा वैल्यूज हैं उनको एज अ डेटा वैल्यू कंसिडर किया जाए, मतलब उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं, मतलब अगर देखो इस तरीके से मैंने अगर यहां पे लिख दिया, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाओ क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डेटा सीरीज इन रोज एंड डेटा सीरीज इन कॉलम्स। ठीक है भाई, अब देखो इसके आगे ना ये जो लगे हुए हैं ये है आपके रेडियो बटन्स। क्लास 10th में जब आप HTML पढ़ेंगे ना, आप जब क्लास 10th में आएंगे, आप जब HTML पढ़ेंगे तो आपको ये रेडियो बटन समझ में आ जाएंगे। ये रेडियो बटन्स क्या कहते हैं? ये रेडियो बटन्स होते हैं जो बताते हैं कि आप इन दोनों में से किसी एक चीज को ही सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन आपको केवल और केवल अलाउ करता है टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी गिवन ऑप्शंस। बहुत सारे गिवन ऑप्शंस हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है, बाकी के बाकी ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि आप या तो डेटा सीरीज इन रोज इसको कंसिडर कर सकते हो, या तो ये या फिर ये, दोनों साथ में कंसिडर नहीं हो सकते। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने यहां पे लिखा है, मैंने यहां पे बनाई है एक टेबल, चलो बना लेते हैं। दो ऑप्शंस है मेरे पास, पहला डेटा सीरीज इन
रो। ठीक, एक और ऑप्शन है डेटा सीरीज। किसमें भाई, किसमें भाई, किसमें? हाँ जी, कॉलम में। ठीक है मैम, बात समझ गए। तो भाई दो ऑप्शंस मेरे पास दिए हुए हैं और इन दोनों ही ऑप्शंस के आगे हमने लगाया हुआ है रेडियो बटन। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल देख लें क्या? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। भाई मैंने बनाया है अपनी एक कैल्क सॉफ्टवेयर में एक वर्कशीट, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। और इस वर्कशीट के अंदर मैंने बनाई है 4 कॉलम्स। ठीक, 4 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक, और ये मैंने बनाया है क्या, 1 2 3। ओके मैम, आ जाओ। तो भाई क्या लिख रही हूं मैंने यहां पे लिखा है अमित। मैं यहां पे कुछ बच्चों के नाम दे रही हूं। आई एम गिविंग द नेम्स ऑफ सम स्टूडेंट्स हियर। ओके मैम, चलिए आइए, आ जाओ भाई। अमित, ओके, आशा एंड पुनीत। ठीक है मैम, अब आओ। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब कि अमित, आशा और पुनीत नाम के 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है मैम, आ गई बात समझ। आ जाओ भाई, कितने कितने मार्क्स दे दें भाई? आउट ऑफ 100 दे दें, आउट ऑफ 100 दे दें कि आउट ऑफ 50 दे दें? जाइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप किस में से चाहते हो, कि मैं आउट ऑफ 50 मार्क्स दूं या आउट ऑफ 100 मार्क्स दूं। बता दीजिए भाई, आपकी इच्छा भी बता दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं अपने हिसाब से दे दूंगी। मुझे जितने बच्चों की इच्छा पता चलेगी, मैं नेक्स्ट अपने अपकमिंग सेशन में उस पर्टिकुलर मार्किंग को चूज करना शुरू कर दूंगी। इसलिए पूछ रही हूं मैं आपसे। चलिए अमित, सपोज करो आउट ऑफ 100 देख लेते हैं। आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से मैथ्स में अमित के आए हैं 82, ठीक है, फिजिक्स में आए हैं 95 एंड केमिस्ट्री में आए हैं 99। ठीक है मैम, आ जाओ। आशा के कितने आए हैं? सबको अच्छे अच्छे मार्क्स दे देते हैं, क्यों खराब दें। चलो आ जाओ। आशा के आए हैं 91, 93 एंड 88। ठीक है मैम, पुनीत पे आ जाओ। पुनीत क्या आए हैं? पुनीत क्या आए हैं? 72, 83 एंड 91। तो भाई ये कुछ मार्किंग है जो 3 स्टूडेंट्स के हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको दिया है रो नंबर। यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ रो नंबर। क्या रो नंबर दे रही हूँ मैं? इसको दे रही हूँ 3 4 5। दे सकती हूं मैं, बिल्कुल दे सकती हूं। जरूरी नहीं कि मैंने फर्स्ट रो से ही इसको बनाना शुरू किया। इमेजिन करो कि आपके सामने कैल्क सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और 3rd रो से आपने ये वैल्यूज देना शुरू कर दी हैं। ठीक है मैम, आइए भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैदान में आ जाओ। आ जाओ भाई, इसको मैंने दिया है C D E एंड F। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब भाई मैंने इसको सिलेक्ट किया था। क्या किया था? मैंने इसको सिलेक्ट किया था। चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में जाने से पहले मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है मैम, आपने कर लिया था, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आ जाओ। अब मैंने सेलेक्ट तो किया था, तो सेलेक्ट मैंने किया है कहां से कहां तक? कहां से कहां तक सेलेक्ट किया है भाई? सेलेक्ट कहां से कहां तक किया है? मैंने सेलेक्ट किया है रेंज। कौन सा? C3 से कहां तक किया है भाई? F5 तक। ये रेंज मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुकी हूं। तो भाई इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे इस वाले चार्ट विजार्ड में, इस वाले चार्ट विजार्ड में, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के इस एरिया के अंदर यहां पे मुझे देखने को मिलना चाहिए क्या? मुझे देखने को मिलना चाहिए कुछ ऐसा। कैसा भाई? मुझे देखने को मिलना चाहिए शीट 1। ये डॉलर बना हुआ है, इसको इतना टेंशन मत नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस चीज को लेके भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कहां से कहां तक भाई? C। चलो भाई, C कहां से? C3 से। ठीक है, C3 से कहां तक जा रहा है भाई लोग? कहां तक जा रहा है भाई? ये जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका F5 तक। कहां तक जा रहा है भाई? कहां तक जा रहा है बंधु? ये जा रहा है आपका F5 तक। कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेक्टेड रेंज है वो डेटा रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको डिस्प्ले होना शुरू
हो जाएगा। ये जो मैं रेंज लिख रही हूं ना नई वाली, ये इन रेफरेंस है, किसकी, जो एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे बनाया है उसके रेफरेंस में है। ठीक है मैम, आइए तो डेटा सीरीज इन रोज, डेटा सीरीज इन कॉलम्स, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए भाई करते हैं डेटा सीरीज इन रो। पहले हम करने वाले हैं डेटा सीरीज इन रो। अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करती हूं अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करती हूं जो कि एक रेडियो बटन है, तो होगा क्या, होगा ये कि भाई अगर मैंने बार चार्ट या कॉलम चार्ट बोला था, अगर मैंने कॉलम चार्ट बोला था भाई, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, जहां पे आएंगे आपके सामने क्या, आपके सामने आएंगे नेम्स। किसके नेम आएंगे भाई, किसके नेम आएंगे, यहां पे नेम आने वाले हैं अमित का, ठीक है, आशा का, और आएगा आपके पुनीत का नाम। ठीक, वैल्यूज कहां से कहां तक है, ये बात मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूं कि कैसे टैली की जाती है। भाई इसमें देख लो 82 से शुरू हो रही है, ठीक है, 82, इसमें सबसे छोटी कौन सी है 83, और सबसे छोटी कौन सी है 88। तो भाई 80 से शुरुआत करते हैं। जब सबसे छोटी वैल्यू आपको 82 मिल रही है, तो मैं यहां से लिख रही हूं 0 से शुरू होगा और ये जाएगा आपका, देखो सबसे छोटी 72 है भाई, 72 है, तो मैं कर रही हूं शुरुआत 50 से। कहां से शुरुआत कर रही हूं, मैं शुरुआत कर रही हूं 50 से, 60, 70, ठीक है, या 50 70 कर दें, 50 70, 50 70 90, ये तीन आपकी डेटा वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पे प्लॉट की हैं। सेम पैटर्न है, क्या पैटर्न है भाई, क्या पैटर्न है कि सबके बीच में, इन सारी की सारी वैल्यूज के बीच में आपको 20 का डिफरेंस मिल रहा है। कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा है भाई, 20 का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो भैया सेम पैटर्न है, चल जाएगा, चल जाएगा, आ जाओ। तो अब इसकी प्लॉटिंग करना शुरू करो, लेकिन प्लॉटिंग करने से पहले ऑप्शन देख लो भाई, क्या चूज किया है, डेटा सीरीज इन रो, मतलब रो में जो डेटा सीरीज है इसको आप कंसिडर करने वाले हो, इसको आप कंसिडर करने वाले हो, मतलब कि ये सारी की सारी डेटा सीरीज आपके वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करने वाले हो। देख लो भाई, देखो ध्यान से, डेटा सीरीज इन रोज, डेटा सीरीज इन कॉलम्स, किस में होनी चाहिए डेटा सीरीज, आपकी डेटा सीरीज रोज में होनी चाहिए, आपकी डेटा सीरीज पूरी पूरी रो में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ है कि आपने जो यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा हुआ था, जो कि आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो बच्चों के नाम आपने यहां लिखे हुए थे ना, अमित, आशा एंड पुनीत, और आपने चूज किया हुआ है डेटा सीरीज इन रो, आपकी डेटा सीरीज जो है वो रो में आ रही है। तो भाई होगा क्या, पता क्या होगा, होगा ये कि आप ना अब इसको कंसिडर कर रहे हो कि ये आपकी डेटा सीरीज है, क्या है, ये आपकी डेटा सीरीज है। और डेटा सीरीज हमेशा कहां प्लॉट की जाती है, डेटा सीरीज हमेशा प्लॉट होती है आपके वाई एक्सिस पे। तो भाई अमित, आशा, पुनीत ना होके, अब समझना बात, अमित, आशा, पुनीत ना होके, क्यों, क्योंकि अमित भी यहां पे कंसिडर हो गया है, और डेटा सीरीज है हमारी अब चल रही है रो के अंदर, किसके अंदर इस रो को मैं एज अ डेटा सीरीज कॉपी कर रही हूं या कंसिडर कर रही हूं। तो होगा क्या, अब अमित, आशा, पुनीत ना होके क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, ये होगा आपका मैथ्स। आएगा समझ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं आएगा समझ तो बिल्कुल मैं दोबारा बताने को भी तैयार हूं इस चीज को। देख लीजिए, डेटा सीरीज आपकी क्योंकि रो की कंसिडर की जा रही है, इसलिए जो अमित है वो एक्स एक्सिस पर अब नहीं आ सकता। अगर डेटा सीरीज आपने ये मैथ्स इस पर्टिकुलर चीज को अगर आपने डेटा सीरीज की तरह कंसिडर किया होता, तो ये सारी चीजें आपकी कैटेगरी वाले एक्सिस पे आ जाती। लेकिन क्योंकि आपने एक रो को यहां पे डेटा सीरीज की तरह कंसिडर किया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होना चाहिए कि भाई अमित 82, 95, 99, अमित आपका एक लेबल है, क्या है, अमित आपका एक लेबल है। तो भैया अमित अगर आपका लेबल है और 82, 95 एंड 99 की बात चल रही है, ठीक है, तो होगा क्या, लेजेंड्स क्या बनेंगे हमारे, लेजेंड्स क्या बनेंगे हमारे, लेजेंड बनने वाले हैं ये रेड, ग्रीन, और बनेंगे आपके लाइट ब्लू।
रेड क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? रेड रिप्रेजेंट करेगा आपका अमित। क्या रिप्रेजेंट करेगा रेड भाई? क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेड रिप्रेजेंट करेगा आपका अमित, ठीक है। ग्रीन रिप्रेजेंट करने वाला है आपका आशा। देखो भाई बहुत ही मजेदार ग्राफ बनने वाला है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अगर नहीं आ रहा अभी समझ में, बिल्कुल समझ आएगा, चिंता नहीं करना भाई। डेटा सीरीज को हमने रो के रूप में यहाँ पे कंसिडर किया है, तो रेड वाला जो आपको कॉलम मिलेगा वो मिलेगा आपको अमित का, ग्रीन वाला मिलेगा दैट इज फॉर आशा, एंड ब्लू वाला जो मिलेगा, लाइट ब्लू वाला जो मिलेगा दैट इज फॉर पुनीत। आ जाओ भाई अब प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, बहुत हो गया, आ जाओ। तो भाई अमित का मैथ्स में कितना मार्किंग है? 82। तो भाई 82 कहां लाई करेगा? 50 की ये जा रही लाइन, ठीक, 70 की ये जा रही, तो 80 कहीं यहां पे लाई करेगा, 80 कहीं यहां पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और अमित का कहां से कहां तक जा रहा है भाई? लाइन ग्राफ बनाते हैं क्या? लाइन ग्राफ बना देते हैं, इजी पड़ेगा। 82 तो मतलब 80 और 90 के बीच में कहीं यहां पे 82 पड़ेगा। अमित का बना दिया, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है भाई लोग। देखो जरा 82, देखो मैथ्स इससे बिल्कुल ऊपर जाके यहां पे आएगा आपका, ये हो गया आपका 82 भाई, ठीक है। आ जाओ, अब बात होगी किसकी? आपकी आशा की। देखो अमित का मैथ्स में 82 था, ठीक है मैम। फिजिक्स में कितना है भाई? फिजिक्स में कितना है? फिजिक्स में है आपका 95। आ जाओ, 95 है तो 95 कहां होगा भाई लोग? 95 कहां होगा भाई? देखो जरा इसको ध्यान से, इतना ऊपर ले जाएं क्या? ठीक है मैम ले जाते हैं, टेढ़ा बन गया यार, रुक जाओ, लेके चलते हैं भाई। तो पहली बार में जो लाइन बनती है फिर वो लाइन बन थोड़ी पाती है। आ जाओ भाई, कितना चाहिए हमको चाहिए 95 भाई। चलो आ जाओ, अमित की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बात अमित की हो रही है। तो अमित क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड वाला पॉइंट अमित का होगा, तो 95 कहां होगा? कुछ यहां होगा 95। तो भाई कौन है? अमित का फिजिक्स में कितना जा रहा है? अमित का फिजिक्स में जा रहा है 95। आ जाओ, और केमिस्ट्री में कितना जा रहा है भाई? केमिस्ट्री में जा रहा है इसका 99, ठीक है मैम, बढ़िया बात है, क्या समस्या की बात है, ये अलग है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब बात होगी आशा की। आशा कौन सा है भैया? ग्रीन कलर का है। आ जाओ, तो भाई अमित जब यहां गया, अब देखना अमित जब यहां गया, तीनों सब्जेक्ट्स में अमित के कैसे मार्किंग है? तीनों सब्जेक्ट में अमित की ऐसी मार्किंग चल रही है। लाइन ग्राफ बना रही हूं मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट या बार चार्ट नहीं बना रही हूं, मैं लाइन चार्ट बना रही हूं, क्योंकि लाइन चार्ट थोड़ा इजी पड़ेगा इस पूरे स्पेस को कंसिडर करके, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको पूरा का पूरा चार्ट। चलो आ जाओ, अब बात करेंगे हम आशा की। आइए भाई, आशा का क्या है? सबसे पहले मैथ्स में कितना मार्किंग है भाई लोग? 91। लड़की बढ़िया खींच गई। आ जाओ भाई, तो जब ये 90 क्या है? ये 95 है और ये 90 है, समझना 90 और 95 के बीच में कहीं पे, बिल्कुल जस्ट 90 की स्टार्टिंग में, 90 की जस्ट स्टार्टिंग में आपको 91 देखने को मिलेगा। यहां मिलेगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, कहां मिलेगा आपको 91? चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो कहां होगा 91? देख रहे हो ना भाई, यही तो होगा मैम 91। आशा भैया, आशा का मैथ्स में कितना है? 91 है मैम, तो भाई यहां पे आ गया आपका 91, ठीक है मैम। फिर देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिजिक्स में कितना है आशा का? 93, तो 93 कहीं यहां होगा, 93 कहीं यहां होगा, ठीक है मैम, 93 कहीं यहां पे था, ठीक है। आ जाओ, फिर कितना है आपका? 88, फिर है आपका 88, मतलब 90 से थोड़ा सा कम, 90 से थोड़ा सा कम, कितना होगा भाई? 88, कुछ ऐसा जाएगा 88, 88 यहाँ आइए, कितना हुआ? केमिस्ट्री में है उसका 88, ठीक है मैम। तो ये हो गया आपका किसका? ये हो गया आपका आशा का। ये किसका जा रहा है भाई? ये जा रहा है आपका आशा का, ठीक है। आइए अब बात करेंगे हम पुनीत की। भाई पुनीत का मार्क्स देखो भाई, 72, सबसे कम मार्क्स आए इस पुनीत के, वाकई बहुत कम मार्क्स आए पुनीत के, कोई बात नहीं। पुनीत का मार्क्स कितना है? 72 भाई। भैया 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में भाई, 72 कहीं यहां लाई करेगा मैम, 72 यहां लाई करेगा। आइए भाई, पुनीत के मैथ्स में कितने हैं? 72 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स में कितने हैं? 83 मार्क्स भाई, 83 कहीं यहां पे लाई करेगा 83, ठीक है मैम, ये है आपका 83। फिर आएगा आपका 91, 91 बिल्कुल सही बात है। 91 किसका था? आशा का था भाई, मैथ्स का था आशा का, कितना?
91 आओ भाई, तो मतलब यहां बिल्कुल यहीं ये आया है कितना 91। ठीक है, तो क्या चल रहेगा भैया, पुनीत का कैसा ग्राफ जाएगा, पुनीत का ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया भाई। तो ये आपने क्या किया, जब आपने डेटा सीरीज को रो में कंसिडर किया है, जब रो में आपने कंसिडर किया है तो ऑटोमेटिकली जिस भी पर्टिकुलर डेटा सीरीज में अगर आप रो को कंसिडर करते हो एज अ वैल्यू, एज अ सिंगल वैल्यू, तो भाई एक सिंगल डेटा सीरीज, दिस इज डेटा सीरीज 1, जब आप इसको एज अ डेटा सीरीज कंसिडर करोगे तो अमित ना अब इस डेटा सीरीज का पार्ट है, वो कैटेगरी का पार्ट नहीं बन सकता। अगर रो में कंसिडरेशन कर रहे हो तो इस रो में अमित भी आता है और ये इस डेटा सीरीज का पार्ट बन जाता है। और डेटा सीरीज को हम हमेशा प्लॉट करते हैं, उसको कभी कैटेगरी के नाम पर नहीं देते। क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। और अगर मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल बताने वाली हूं, डेटा सीरीज इन अ कॉलम, जब मैं आपको ये बताऊंगी तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट से इस पूरे लाइन चार्ट को एक बार गौर से देखिए, लाइन चार्ट को गौर से देखिए और इसकी करस्पॉन्डिंग टेबल को भी गौर से देखिए और बताइए अगर मुझे आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो। चलिए देखिए जल्दी से फटाफट से, क्योंकि हम सेकंड में करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं डेटा सीरीज इन कॉलम, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आप इसको देख लीजिए। और डेटा सीरीज इन कॉलम में ना मैं थोड़ी सी ना इसकी मार्किंग चेंज कर दूंगी, जी हाँ बिल्कुल चेंज कर दूंगी। इस लाइन ग्राफ को देखिए और बताइए मुझे कि ये आपको क्लियर हुआ है क्या। चलिए हाँ जी भाई, तो डेटा सीरीज इन अ रो समझ आया है। तो अब बारी है आपकी डेटा सीरीज इन अ कॉलम, जिसके लिए मैं आपको एक नई टेबल देने वाली हूं। इसी टेबल पे आप चाहें तो मैं कॉलम का बता सकती हूं, लेकिन एक नई टेबल नई वैल्यूज के साथ और भी ज्यादा अमेजिंग रहेगा। हमारे स्टूडेंट्स यही रहने वाले हैं, अमित, आशा एंड पुनीत, और हमारे सब्जेक्ट्स भी यही रहेंगे, लेकिन हमारी जो डेटा वैल्यूज हैं वो चेंज होने वाली हैं। तो भाई नई टेबल का आगाज है कि इससे पहले कि हम नई टेबल का आगाज करें, एक बार और आपसे बोलती हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है कि नहीं आया है। जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, इससे पहले कि मैं एक नई टेबल बनाऊं। चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो रोज को अगर हम डेटा सीरीज की तरह कंसिडर करते हैं तो ये बात मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। भाई सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता था भाई, देख लो। मैंने आपको बोला था कि हमारे जितनी भी स्टूडेंट्स हमने लिए थे वो सेम रहने वाले हैं, लेकिन जो इनकी मार्किंग है वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट करने वाली हूं। चलिए आ जाइए, आइए कौन सा रहेगा। अब हमारे पास रहेगा डेटा सीरीज इन कॉलम्स। क्या होता है जब मैं कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर किसी सेल में स्टोर्ड वैल्यूज को, कॉलम्स को अगर मैं कंसिडर करूं, मेरे पास पूरी एक रेंज है, उस पूरी रेंज में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स को मैं कंसिडर करने वाली हूं एज अ डेटा सीरीज। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करेंगे, आपका जो लाइन ग्राफ है, आपका जो लाइन ग्राफ है वो कैसे बनेगा। डेटा सीरीज किसमें, डेटा सीरीज किसमें भाई, डेटा सीरीज इन कॉलम्स किसमें भाई, किसमें, डेटा सीरीज इन कॉलम्स। जब कॉलम में स्टोर्ड किसी भी डेटा वैल्यू को आप डेटा सीरीज की तरह कंसिडर करते हैं। चलिए आ जाइए, बना लेते हैं फिर से। आ जाओ भाई, क्या क्या था हमारे पास, क्या क्या था भाई, जल्दी बताइए। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जिनका मैंने डेटा यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था। भैया हेल्प कर दो, थोड़ी सी हेल्प तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प टीचर्स की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, बता दो जल्दी, है ना। तो ये था हमारा आउट ऑफ 100, ठीक है मैम, आउट ऑफ 100 था। पहला कौन सा था भाई, पहला कौन सा था, आउट ऑफ कितने में से, 100 में से मार्क्स दे रहे थे हम, ठीक है मैम। पहला किसका था भाई, पहला था हमारा मैथ्स का, फिर था फिजिक्स का और फिर था भाई केमिस्ट्री का, ठीक है मैम। आ जाओ, अब लेके चलेंगे यहाँ, आइए अमित, आई थिंक इट वॉज अमित, फिर कौन था, अमित था आई थिंक, अभी जस्ट बनाया मैंने और देखो मैं भूल गई, अमित था। एंड चलो कोई तीसरे दो अलग अलग बच्चों के नाम ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है कि हम लोगों के दिमाग से एकदम से स्किप हो जाता है कि क्या बच्चों के हमने नाम लिए थे। चलिए अमित, अभय,
एंड आशा। चलो आ जाओ। तो भाई ये 3 हमारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग इनके हम मार्किंग स्कीम देने वाले हैं। आउट ऑफ 100 मुझे मार्क्स देने हैं, आउट ऑफ 100 मुझे मार्क्स देने हैं। चलो आइए, अमित के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, अमित के फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं एंड अमित के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, ऐसे कर करके मैं अलग अलग मार्क्स यहाँ पे देने वाली हूँ। चलिए आइए, अच्छे अच्छे मार्क्स दे देते हैं भाई। 92 एंड 89, 78, 88, 93, 99, 94, 87। ये मैंने कुछ मार्क्स दिए हैं अलग अलग स्टूडेंट्स को। ये मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में मैंने 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे बनकर तैयार है। तो भाई इनको रो नंबर भी दे देते हैं। रो नंबर देते हैं हम, कहाँ से दिया था रो नंबर? रो नंबर मुझे याद है 3 से दिया था। रो नंबर हमने 3 से दिया था भाई। चलिए ठीक है, रो नंबर हमारा स्टार्ट हुआ था कहाँ से भाई? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 3, 4 एंड 5। तो भाई थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो पे हमने कुछ डेटा वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ से कहाँ तक भाई? A, B, C, D। तो भाई क्या होगा? रेंज क्या होगी भाई? रेंज क्या है आपकी? हमने सेलेक्ट करना है रेंज कहाँ से कहाँ तक। भैया हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, उन्हें सब पता है भाई, सब पता है कि मैम क्या कर रही हैं। अगर तब भी आपको डाउट है तो भाई बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझको। चलिए भाई क्या होगा? A3 से लेकर, A3 से मतलब यहां से लेकर, A3 से लेकर हम लेके चल रहे हैं इसको D5 तक। कहां तक लेके जा रहे हैं भाई? कहां तक लेके जा रहे हैं? हम इसको लेके जा रहे हैं D5 तक। या A3 की भी बात ना करूं मैं, इसको अगर मैं 2 कंसिडर कर लूं तो भाई A2 से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम भाई A2 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है मैम। हमारी भाई शुरुआत हो चुकी है A2 से, हमारी शुरुआत हो चुकी है A2 से। A2 से भाई शुरुआत हुई है और D5 तक हमारा पूरा का पूरा रेंज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आ जाओ ठीक। अब हमें क्या करना है? डेटा सीरीज इन कॉलम्स। अगर कॉलम्स में जो डेटा वैल्यूज दी हुई हैं उन पर्टिकुलर वैल्यूज को मैं एक डेटा सीरीज की तरह कंसिडर कर रही हूं। मतलब कि सपोज करो पहले क्या था? पहले हम कंसिडर कर रहे थे किसको? एक रो को। एक रो को मैं एज अ डेटा सीरीज कंसिडर कर रही थी। तो भाई जब एक रो को हम डेटा सीरीज की तरह कंसिडर करते हैं तो उस रो पे कोई भी अगर कैटेगरी होगी तो वो प्लॉटिंग में आएगा। किस में आएगा? प्लॉटिंग में आएगा। तो भाई अमित को हम प्लॉट कर रहे थे, अमित, अभय, आशा, ये 3 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने अभी लिए हैं। अमित के साथ 2 और स्टूडेंट्स थे जो मैंने अभी डेटा सीरीज इन रोज में कंसिडर किए थे। तो भाई अमित था, 2 स्टूडेंट्स और थे, उनको हम लाइन ग्राफ की हेल्प से प्लॉट कर रहे थे। कब? जब डेटा सीरीज को मैंने रो में कंसिडर किया था, रोज में कंसिडर किया था। तो भाई अमित, अभय एंड आशा, ये तीनों ही को मैं क्या कर रही थी? प्लॉट कर रही थी इन फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ। भाई अगर हम बात करें किसकी? अब अगर हम बात करें कि कॉलम्स में जो डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, किसमें स्टोर्ड है भाई? किसमें स्टोर्ड है? कि भाई कॉलम्स में जो डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, कॉलम्स में जो डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, अगर उनको हमें प्लॉट करना है, अगर उनको हमें प्लॉट करना है किसमें? किसमें? डायग्राम में या फिर हमारे चार्ट में। भाई कॉलम्स में जो भी डेटा वैल्यूज दी हुई हैं अगर हम उनको प्लॉट करना चाहते हैं, मतलब अभी हम ऐसे कंसिडर कर रहे थे, अब हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। तो भाई जब ऐसे कंसिडर होगा ना, जब ऐसे कंसिडर होगा तो अब मेरा लाइन ग्राफ कैसे बन जाएगा? भाई कॉलम्स में जितनी डेटा वैल्यूज हैं, मतलब कि ये है मेरा डेटा सीरीज 1, ये है आपका डेटा सीरीज 2 और ये है आपका डेटा सीरीज 3। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई। तो मतलब ये 3 हमारी डेटा सीरीज हैं, ये 3 हमारी डेटा सीरीज है जिनको हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं। आइए भाई देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। अब बना लेते हैं क्या? अब बना लेते हैं एक हम लाइन ग्राफ। भाई यहां पे हम अपना लाइन ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, समझ आ गया। आ जाओ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? मुझे इन तीनों ही कॉलम की वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कराना है। तो पहले प्लॉटिंग किसकी हो रही थी? अमित, अभय एंड आशा, या जो भी हमारे 2 स्टूडेंट्स अलग स्टूडेंट्स थे उनकी प्लॉटिंग हम एक लाइन ग्राफ में कर रहे थे। अब भाई अगर कॉलम की वैल्यूज को एज अ डेटा सीरीज मान लिया है, कॉलम की वैल्यूज को अगर मैंने डेटा सीरीज मान लिया है, तो अब हमारी कैटेगरी क्या होगी? अब हमारी जो कैटेगरी है वो क्या होगी भाई? वो क्या होगी भाई? क्या होगी वो? बता दो जल्दी से बता दो मुझे।
क्या होने वाली है? अब हमारी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी कौन सी? अब मेरी कैटेगरी होगी अमित, अभय एंड आशा। ये मेरी कैटेगरी होने वाली है। आ जाओ, मतलब कि अमित, अभय एंड आशा। ठीक, अमित, अभय, आशा, ये मेरी 3 कैटेगरीज होने वाली हैं। आइए मैम, चलिए अब बात करेंगे हम किसकी? हमें वैल्यूज प्लॉट करनी है। तो देख लें भैया, वैल्यूज देख लें। क्या देखेंगे? जब भी एक वैल्यू को प्लॉट किया जाता है वाई एक्सिस के ऊपर, एक वैल्यू को आप जब भी प्लॉट करते हो वाई एक्सिस पे, तो इस वैल्यू का आप सबसे पहले क्या देखते हैं? इस वैल्यू को जब भी हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं वाई एक्सिस पे, तो सबसे पहले हम इन तीनों ही कॉलम्स में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये बात आप सब जानते हो। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क, इस पूरे सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वैल्यू प्लॉट करते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर, आई थिंक क्रिएटिंग में भी नहीं बताया था, मैंने आपको ये कंपोनेंट में बताया था। यस, माय अपॉलॉजीज, ये बात बिल्कुल सही है। कंपोनेंट्स वाले जो वो हमारा वीडियो है, कंपोनेंट्स वाला जो हमारा सेशन है, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे आप हर एक डेटा सीरीज में स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू लोकेट करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ये चीज थोड़ी सी समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, तो कोई बात नहीं, इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए, वापस जाइए मेरे कौन से वीडियो पे, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट वाले वीडियो पे। वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे आउट ऑफ गिवन डेटा सीरीज, जितनी भी डेटा सीरीज आपको दी हुई है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू हम कैसे मैप आउट करते हैं, और क्या जरूरत है मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू की और लार्जेस्ट वैल्यू को मैप आउट करने की। चलिए आइए, तो भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लें, 98, 78, 99। ठीक है मैम, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 78 है। ठीक है, आइए 92, 88, 94, 88 है। ठीक, 89, 93, 87, भाई 87। तो आउट ऑफ 78, 88 एंड 87, इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 78। ठीक है मैम, तो भाई प्लॉटिंग हम यहां से कर दें। प्लॉटिंग कहां से कर दें भाई? प्लॉटिंग प्लॉटिंग करने वाली हूं मैं 70 से। किससे भाई? हमेशा कोशिश किया करो कि मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेने की कोशिश किया करो। अब जो भी वैल्यूज इस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, उन वैल्यूज को हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 में लेने की कोशिश किया करो। चलिए आइए 70 आओ भाई, कितने फिगर्स दिख रहे हैं? 70 के दिख रहे हैं, 80 के दिख रहे हैं और 90 के दिख रहे हैं। 70 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं गई, तो भाई 70 ले लो, एक जगह 70 ले लो भाई, एक जगह 80 ले लो, और भाई एक जगह अब तुम 90 ले लो। आ जाओ चलो 90 ले लें क्या? चलो भाई 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यूज मैंने यहां पे प्लॉट कर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं धमाका। आओ भाई, देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं। अब देखो मुझे किस किस को प्लॉट करना है। अमित, अभय और आशा को मैं कैटेगरी एक्सिस पे प्लॉट कर चुकी हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है भाई? वैल्यूज का भी मैंने एक फिगर यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। 80 को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं प्लॉट, क्योंकि ये ना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ओके, आ जाओ। ठीक है, तो भाई वैल्यूज को हमने प्लॉट कर लिया है और कैटेगरी एक्सिस पे क्या आएगा ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो भाई अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे शो करने हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ क्या? मैं बनाने वाली हूँ लेजेंड्स। क्या बनाने वाली हूँ मैं बनाने वाली हूँ लेजेंड्स। और लेजेंड्स क्या क्या होंगे हमारे पास? क्या क्या लेजेंड्स होंगे हमारे पास? भाई हमारे पास आने वाले हैं 3 लेजेंड्स। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जहां पे हम डेटा सीरीज को कंसीडर कर रहे थे एक रो में, अब हम कंसीडर कर रहे हैं डेटा सीरीज इन कॉलम्स। तो डेटा सीरीज को जब मैंने एक रो में कंसीडर किया था तो हमारे लेजेंड्स थे द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक रो में लाई कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं डेटा सीरीज इन कॉलम्स, तो कॉलम्स में अब हमारे बच्चों के नाम लाई नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉलम्स में लाई कर रहे हैं हर एक डेटा सीरीज में, चाहे वो DS1 हो, चाहे DS2 हो, या हो आपका DS3। हर एक डेटा सीरीज में अब जो लेजेंड के रूप में आएगा वो है आपके सब्जेक्ट के नेम। किसके नेम? सब्जेक्ट के नेम। भैया डेटा सीरीज चाहे आप एक कॉलम को कंसिडर करो, अब देखो इससे एक चीज समझ आ रही है। डेटा सीरीज अगर आपने एक कॉलम को कंसिडर की है तो उस कॉलम में जो नेम है ऊपर, टाइटल्स हैं, वो आपके क्या होंगे? लेजेंड्स। अगर आपने एक रो को कंसिडर किया है तो एक रो में जो कैटेगरी के नेम्स आ रहे हैं वो क्या होंगे? आपके लेजेंड्स। तो भैया कॉलम में जो नेम्स आ रहे हैं वो लेजेंड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली रो वाले जो होंगे वो आपकी कैटेगरी बन जाएंगे।
और अगर रो वाले नेम्स को आप एज लेजेंड्स कंसिडर कर रहे हैं तो कॉलम के जो नेम थे वो आपकी कैटेगरी बन गए थे। तो भाई यहाँ पे कॉलम को हम कंसिडर कर रहे हैं डेटा सीरीज इन कॉलम्स। तो भाई आ जाओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखा रही हूं। आपको ये अपने चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, चैप्टर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि कैसे आपका एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है। मैं आपको ये खुद पर्सनली यहां पे प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूं, जिससे कि आइंदा आप कैल्क सॉफ्टवेयर जब भी खोले ना और जब भी किसी डेटा को किसी भी चार्ट में प्लॉट करने की कोशिश करें तो आपको पता रहे कि ये चार्ट किस तरीके से प्लॉट हो रहा है। यही मेरा एक बेसिक उद्देश्य है, इसलिए मैं इस चीज को इतना डिटेल्ड में आपके साथ लेकर आई हूं। चलिए आइए आ जाओ भाई। तो भाई अमित, हम ले रहे हैं 3 लेजेंड्स। हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 3 लेजेंड्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 लेजेंड्स हम ले चुके हैं। कौन कौन से लेजेंड्स हैं? मैथ, ठीक है, फिजिक्स, और फिर आता है मेरा केमिस्ट्री। क्या आता है भाई लोग? क्या आता है? केमिस्ट्री। भाई 3 लेजेंड्स हैं हमारे साथ, ठीक। और ये तीनों लेजेंड्स अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। भाई रेड से क्या रिप्रेजेंट होगा? रेड से आपका रिप्रेजेंट होगा मैथ्स, ग्रीन से आपका रिप्रेजेंट होगा फिजिक्स, और ब्लू से आपका रिप्रेजेंट होने वाला है क्या रिप्रेजेंट होने वाला है? ब्लू से आपका रिप्रेजेंट होने वाला है केमिस्ट्री। चलो आ जाओ, शुरू कर दें भाई, जल्दी शुरू करते हैं भाई। इससे पहले का एग्जांपल हम देख चुके हैं तो प्लॉटिंग करना अब हमारे लिए इजी होगा। आ जाओ। अमित के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? 98। कितने मार्क्स आए हैं भाई? कितने मार्क्स आए हैं? 98। तो भैया 98 को मैंने यहां मान लिया, मैथ्स को मुझे दिखाना है रेड से, तो आ जाओ 98 कहीं यहां होगा, 98 कहीं यहां होगा। तो भाई अमित के कितने मार्क्स आए हैं? 98 आए हैं, ठीक है। फिर अमित के मैथ्स में 98 मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने हैं? 92। फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं भाई? फिजिक्स में है इसके 92, तो वो कहीं यहां लाई करेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में है 89, तो 89 कहीं यहां लाई करेगा, ठीक। तो मैथ्स में कितने हैं? केमिस्ट्री में कितने हैं? 89। आ जाओ। तो भाई अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तीनों मार्क्स किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? 89, 98, 92, 89 अमित की बात हो रही है। तो भाई अमित के ऊपर दिख गई तीनों, अमित के ऊपर दिख गई तीनों। देख लो भाई, देख लो अमित के ऊपर है। अच्छा मैंने थोड़ा सा ना इसको यहां बना दिया है, ओके। अमित से जाएगा, देखो 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 देखो, ओके। अमित से जाएगा, ठीक है, ओके, एंड यहां आएगा। चलो तो भाई ये तीनों मार्क्स किसके हैं? अमित के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। अमित के तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। आ जाओ अब बात करेंगे अभय की, अभय के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? अभय के मैथ्स में मार्क्स हैं 78। 78 कहीं यहां लाई करेगा, कहीं यहां लाई करेगा कि नहीं करेगा भाई? देख लो अभय के कितने मार्क्स हैं भाई? अभय के मार्क्स हैं मैथ्स में 78। आ जाओ, तो 78 कहीं यहां लाई करेगा, ठीक है। फिर आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं? फिजिक्स में इसके मार्क्स हैं 88। 88 पे आइए, 88 पे मार्क्स हैं इसके फिजिक्स के, तो कितना आएगा भाई? यहां आएगा। दिस इज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। 88 मोटा बन रहा है, ठीक है। और देख लो अब अभय के कितने हैं? केमिस्ट्री में कितने हैं? 93 हैं। केमिस्ट्री में कितने हैं? केमिस्ट्री में है इसके 93। केमिस्ट्री में इसके 93 हैं, तो कुछ यहां लाई करेगा, ओके। अब आ जाओ आशा के मार्क हम देखते हैं। आशा का मैथ्स में कितना मार्क्स है? आशा का मैथ्स में कितना मार्क्स है? आशा का मैथ्स में मार्क्स है 99, ठीक है मैम। आशा का मैथ्स में मार्क्स है 99, ठीक है। और फिजिक्स में कितना मार्क्स है? 94। फिजिक्स में है मार्क्स इसका 94, ठीक है। और केमिस्ट्री में है 87। केमिस्ट्री में है इसका 87। कितना मार्किंग है भाई? 87। तो भाई ये तीनों चीजें हमने प्लॉट कर ली, मैथ्स प्लॉट कर लिया, फिजिक्स प्लॉट कर लिया और केमिस्ट्री प्लॉट कर लिया। तो मतलब हुआ क्या? मतलब ये हुआ कि मैथ्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं? कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के? 98, 78, 99। आ जाओ, जितने भी मैथ्स के मार्क्स हैं उन सबको हम यहां पे एक साथ लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब अमित हो, अभय हो, आशा हो, तीनों के ये मार्किंग है मैथ्स के अंदर, ठीक है मैम, मान ली बात,
आ जाओ। अब बात करेंगे हम किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करने वाले हैं, आइए फिजिक्स की हम बात करेंगे, यहाँ पे आइए फिजिक्स पे, ठीक है, ये आपका फिजिक्स हुआ। ठीक है, अब करेंगे हम केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री की बात करते हैं, आइए ये है आपका केमिस्ट्री। तो क्या हुआ इससे, इससे हुआ क्या कि भाई आपका अमित हो, अभय हो, आशा हो, इन तीनों के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए हैं, अमित के इतने हैं, अभय के इतने हैं और आशा के इतने हैं। ये बताता है आपका लाइन ग्राफ। ये कब होता है, जब आप एक कॉलम को एक डेटा सीरीज की तरह कंसिडर करते हो। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ है। तो भाई अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हम वापस चलते हैं हमारे चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पे। आइए भाई देखो, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर जो हमने डेटा रेंज को यहाँ पे चूज किया था, तो डेटा रेंज पे यहाँ पे हमें सिलेक्टेड रेंज यहाँ पर देखने को मिल गई थी। जो भी पर्टिकुलर रेंज आपने एंटायर वर्कशीट के अंदर सिलेक्ट करी हुई है, सिलेक्ट करने का मतलब है कि इस रेंज के सेल्स के अंदर जो डेटा वैल्यूज हैं आप उनको एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शीट का जो वैल्यू है वो यहां पे देखने को मिल जाएगा। जिस रेंज को आपने सेलेक्ट करके रखा है वो रेंज आपको यहां पे इस तरीके से डिस्प्ले होकर दिख जाएगी। ये बात हम समझ चुके हैं। और यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपने पर्टिकुलर सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में से किस पर्टिकुलर वैल्यू को या किस पर्टिकुलर थिंग को एज अ डेटा सीरीज कंसिडर कराना चाहते हैं। आप अपने सिलेक्टेड रेंज की रोज को एज अ डेटा सीरीज कंसिडर कराना चाहते हैं या फिर उसके कॉलम्स को। भाई दोनों ही डायग्राम जो आपने देखे, दोनों ही लाइन ग्राफ देखे, दोनों ही लाइन ग्राफ में अंतर था। वो थोड़ा ऊपर को बन रहा था, वो थोड़ा नीचे को बन रहा था। भाई अलग अलग लाइन ग्राफ्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज से आप दो तरीके से अपने चार्ट बना पा रहे हो। एक लाइन चार्ट भी आप दो तरीके से बना पा रहे हो। पहला, जब किसी एक रो को डेटा सीरीज की तरह कंसिडर किया, और दूसरा जब आपने आउट ऑफ द गिवन रेंज किसी कॉलम को एज अ डेटा सीरीज कंसिडर किया। ठीक है, चलिए आइए, फर्स्ट रो एज लेबल, फर्स्ट कॉलम एज लेबल। देखो भाई, जब एक पर्टिकुलर डेटा सीरीज को या एक पर्टिकुलर कॉलम को आप एज अ डेटा सीरीज कंसिडर कर रहे हैं, तो उस कॉलम, देखो उस कॉलम का जो पहला आपका सेल है उसको एज अ लेबल आप कंसिडर करोगे। कैसा कंसिडर करोगे, उसको एज लेबल आप कंसिडर करने वाले हो। क्लियर हुआ? इसको आप यहां पे चूज कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यही दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, आ जाओ। Data range step 2 of chart wizard. After you click at next button, the chart wizard step 2, that is data range dialog box pops up. जो डायलॉग बॉक्स आपने अभी देखा वो डेटा रेंज का ही डायलॉग बॉक्स था। इन दिस डायलॉग इफ यू वांट टू चेंज द डेटा रेंज फॉर द चार्ट, क्लिक इन द डेटा रेंज बॉक्स। मतलब अगर आप अपने सिलेक्टेड सेल के डेटा रेंज को चेंज करना चाहते हैं कि भैया जिस पर्टिकुलर सेल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कराना था चार्ट के रूप में, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं डेटा रेंज के टेक्स्ट बॉक्स में जाके। यही लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू चेंज द डेटा रेंज, मतलब जो भी रेंज आपने सिलेक्ट की है, अगर आपने सपोज करो A3 से लेकर F5 तक के एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया हुआ था और आप उसको चेंज कराना चाहते हो, जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हो, देखो इसी की बात हो रही है, ये वो रेंज है जो आप पहले ही सिलेक्ट करके आए हो। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके चार्ट आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपने इस चीज को सिलेक्ट किया हुआ था। तो भाई इस रेंज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दिस डायलॉग इफ यू वांट टू चेंज द डेटा रेंज फॉर द चार्ट, क्लिक इन द डेटा रेंज बॉक्स। वो जो डेटा रेंज के नीचे टेक्स्ट बॉक्स था जहां पे पूरे रेंज का नाम लिख के आ रहा था, शीट 1 $A $2 $B $C, जो भी था, $F, कुछ भी, ठीक है। अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हो तो उस टेक्स्ट बॉक्स में आप डबल क्लिक कीजिए और आप उसे चेंज करा सकते हो। कैसे? देन सिलेक्ट द सोर्स डेटा रेंज ऑन योर वर्कशीट। क्या करोगे आप वापस जाओगे अपने वर्कशीट पे और उस जो पर्टिकुलर रेंज की जगह किसी अदर रेंज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये देखिए, ये दिया हुआ है, कैसे कर सकते हो? दो तरीके हैं भाई, यहां पे आपको सिर्फ एक तरीका दिया हुआ है। अगर आप इस रेंज को चेंज करना चाहते हो तो पहला जो आपका स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप इसके बगल में जो ये आइकॉन बन के आ रहा है, क्लिक हियर टू कोलैप्स डायलॉग टेम्पररी। क्या होगा भाई, इससे क्या होगा ना, इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग जो है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये डायलॉग आपका मिनिमाइज हो जाएगा और आपके पीछे, इस डायलॉग बॉक्स के पीछे था आपकी वर्कशीट जहां पे आपने किसी एक रेंज को सिलेक्ट किया हुआ था। अगर आप इस गिवन रेंज को चेंज करना चाहते हो, मतलब भाई जिस रेंज को सिलेक्ट करके यहां तक पहुंचे हो उस रेंज का नाम ही लिखा है इस पे। भाई आपने सिलेक्ट किया था A2 से लेके B8 तक, यही सिलेक्ट किया था आपने, तो वो यहां पे आपको रिप्रेजेंट हो गया। अब आपका मूड बदल गया, आपने कहा नहीं, मेरी डेटा शीट में, मेरे वर्कशीट में कोई और भी सेल वैल्यूज हैं जिनको अब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मुझे नहीं करना है इसको, मैंने इसको सेलेक्ट करके यहां तक तो आ गया, लेकिन अब मुझे मेरा मूड नहीं है कि मैं इस सिलेक्टेड रेंज की डेटा वैल्यूज को चार्ट में रिप्रेजेंट करूं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, आपका ये पूरा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर ये मिनिमाइज हुआ तो इसके पीछे था क्या, इसके पीछे आपका ओरिजिनल डेटा शीट थी, आपकी ओरिजिनल वर्कशीट थी। आप वापस से वर्कशीट पे आ गए हो और वहां पे आप नई डेटा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही नई डेटा रेंज को सिलेक्ट करोगे, ये जो चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली अपने आप पॉपअप हो जाएगा और आपका ये जो सिलेक्टेड, ये जो डेटा रेंज दिख रहा है आपको, ये चेंज हो जाएगा टू द न्यूली सिलेक्टेड डेटा रेंज। ये चीज थ्योरेटिकली आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखते हो। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, ये चीज मैं आपको उसमें कराकर दिखा दूंगी कि कैसे आप एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड रेंज को चेंज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑन दिस थिंग। इस चीज पे आप प्रेस करेंगे और आपका ये चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स टेम्पररी मिनिमाइज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और आप वापस से अपनी वर्कशीट पे आ जाएंगे। वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक नई डेटा रेंज। ऑलरेडी सिलेक्टेड डेटा रेंज को जब आप एक नई डेटा रेंज से सिलेक्ट करते हैं, उसको ओवरराइड करते हैं, जैसे ही आप एक नई रेंज सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ये चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से पॉपअप होगा और इस डेटा रेंज में जो A2 से लेके B8 तक दिया था, अब ये चेंज होकर आपकी न्यूली सिलेक्टेड रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक तरीका तो ये है और ये लॉन्गर मेथड है। शॉर्टर मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली यहां पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए और इसको आप अपनी मर्जी का जो भी रेंज आपको पता है वो दे दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी न्यू रेंज इस तरीके से रिप्रेजेंट होने लग जाएगी। ये भी एक तरीका है। ओके, प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ आएगी, थ्योरेटिकली इसको इतना याद रखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आ जाओ भाई। क्लियर हुआ? चलिए, तो वंस यू आर थ्रू, क्लिक नेक्स्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आपका डेटा रेंज स्टेप यहां पे खत्म हो चुका है। चलिए आइए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और अब हम भी नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई, स्टेप 5 पर हम आने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टेप 5 को शुरुआत करें, आप बताइए कि आपको स्टेप 4 समझ आया है या नहीं आया है। डेटा रेंज आपको क्लियर है या नहीं, क्योंकि अगर डेटा रेंज क्लियर नहीं हुआ तो आपको ये जो स्टेप है, दैट इज डेटा सीरीज स्टेप, ये क्लियर नहीं होगा। चलिए जाइए जल्दी से और बताइए मुझे। चलिए, हाँ जी भाई, तो हम आ चुके हैं डेटा सीरीज पे, जो है इस एंटायर क्रिएशन और चार्ट इन OOCalc का स्टेप नंबर 5। चलिए आइए, डेटा सीरीज स्टेप 3। चलिए मैम, लिखा तो यहाँ पे स्टेप 3 है, तो आप इसे स्टेप 5 क्यों कह रहे हो? भाई चार्ट विजार्ड का ये जो चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है उसका स्टेप 3 है, लेकिन हमारे पूरे स्टेप्स का ये चार्ट स्टेप आपका 5 है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप था सिलेक्ट करना रेंज, सेकेंड स्टेप था चार्ट आइकॉन को प्रेस करना स्टैंडर्ड टूल बार से, और थर्ड स्टेप था हमारा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स का खुलना। उसके बाद फोर्थ स्टेप आया मेरा चार्ट टाइप का। तो भाई स्टेप 5 जो है हमारा, वो हमें बता रहा है क्या? स्टेप 5 बता रहा है डेटा सीरीज। चलिए आइए, डेटा सीरीज स्टेप 3 ऑफ चार्ट विजार्ड। Once you move to step 3, that is the data series, you can change the source range of all data series separately including their labels। मतलब क्या है इस बात का कि भाई डेटा रेंज में जहां पे हम पूरी की पूरी सोर्स रेंज को चेंज कर रहे थे, जिस रेंज को सिलेक्ट करके मैं चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पर आई थी, वो रेंज अगर मुझे चेंज करना है, उस रेंज पे अगर मुझे कोई भी अपडेशन करना है, तो मैं डेटा रेंज पर जा रही थी चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर मैंने बात की है डेटा सीरीज की, तो डेटा सीरीज में आप पता क्या कर सकते हो, अपने सिलेक्टेड रेंज में से मल्टीपल जो डेटा सीरीज हैं उनको भी आप चूज कर सकते हो एंड अनचूज कर सकते हो। यही लिखा हुआ है। चलिए देखिए, यू कैन चेंज द सोर्स रेंज। आप डेटा सीरीज स्टेप के अंदर चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स का जो डेटा सीरीज है, जो डेटा सीरीज स्टेप है, उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं सोर्स रेंज को। क्या भाई? सोर्स रेंज को चेंज तो कर सकते हैं आप, सोर्स रेंज को चेंज तो कर सकते हैं। किसका? लेकिन किसका? सोर्स रेंज ऑफ
ऑल डेटा सीरीज, जितनी भी डेटा सीरीज आपके सिलेक्टेड रेंज में है उनका जो सोर्स रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सेपरेटली आप उसे चेंज कर सकते हो। मतलब एक पूरी रेंज में अगर x डेटा सीरीज है, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें कितनी डेटा सीरीज थी? 3 डेटा सीरीज थी। चाहे मैंने उसको रो वाइज चूज किया हो या आपके कॉलम वाइज चूज किया हो, किसी भी तरीके से मैंने उसको चूज किया हो, लेकिन हमारे पास 3 डेटा सीरीज आ रही थी। तो आप चाहें तो पूरे सिलेक्टेड रेंज में से इन सारी की सारी इंडिविजुअल डेटा सीरीज को सिलेक्ट एज वेल एज डी सिलेक्ट भी करा सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो इंटायर रेंज चूज किया गया है या जो पूरा का पूरा रेंज चूज किया है आपने, उसमें जितनी भी डेटा सीरीज हैं उन सारी डेटा सीरीज को आप अपने चार्ट पे दिखाएं। जरूरी नहीं है, आप अपने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक रेंज के अंदर x डेटा सीरीज है तो सारी की सारी डेटा सीरीज आपके चार्ट में विजिबल होना चाहिए। यह बात जरूरी नहीं, आप उसमें से फिल्टर भी कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन चेंज द डेटा सीरीज, मतलब कि आप अपडेट करा सकते हैं एवरी इंडिविजुअल डेटा सीरीज इन द सिलेक्टेड रेंज एंड दैट टू सेपरेटली। आइए, इंक्लूडिंग देयर लेबल्स, और सिर्फ डेटा सीरीज ही नहीं, उनके लेबल्स को भी आप सिलेक्ट एज वेल एज डीसेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, यू कैन ऑल्सो चेंज द रेंज ऑफ द कैटेगरीज। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की ही बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा सीरीज की बात नहीं करेंगे। भाई डेटा सीरीज में जो लेबल्स आते हैं वो उस डेटा सीरीज के लेबल्स कहलाते हैं। एक पर्टिकुलर नाम जो किसी डेटा सीरीज में नहीं आता, द थिंग और द नेम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी डेटा सीरीज इज कंसिडर्ड एज अ कैटेगरी। ये बात हम सब जान चुके हैं। हमने एग्जाम्पल देखा कि भाई अगर रो वाइज ले रहे थे तो रो वाइज अमित एक लेबल की तरह काम कर रहा था और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी बन गई थी। और जब कॉलम की बात हमने करी, कॉलम वाइज जब हमने डेटा सीरीज बनाई तो कॉलम्स में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका लेबल हो गया था एंड अमित, अभय एंड आपका तीसरा जो भी स्टूडेंट था, देखो मैं फिर भूल गई उसका नाम, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बच्चों के नाम भूल जा रही हूं। जो बच्चों के नाम थे वो ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी बन गई थी इन केस ऑफ सेलेक्टिंग द डेटा सीरीज इन अ कॉलम, है ना। तो क्या हो रहा है कि भाई जो एक डेटा सीरीज का पार्ट बन गया वो लेबल है और जो उसका पार्ट नहीं है वो एक कैटेगरी है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टेप की हेल्प से, आप इस डेटा सीरीज स्टेप की हेल्प से चेंज करा सकते हो अपनी कैटेगरीज के रेंजेस भी। चलिए आइए देखते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई दिस स्टेप, जरूरत क्या है इस स्टेप की। आइए देखें। वेल, इफ यू नीड टू मेक चेंजेस इन द रेंज दैट यू सिलेक्टेड इन प्रीवियस स्टेप, यू कैन मेक चेंजेस इन दिस स्टेप दैट इज द डेटा सीरीज स्टेप। होता है कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मैंने डेटा रेंज का जो स्टेप था वहां पे सोचा कि भाई मुझे ये रेंज चाहिए ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके साइड में जो बटन है उसको प्रेस करके वापस से अपनी वर्कशीट पे आके एक नई रेंज को सिलेक्ट किया और मेरी सोर्स रेंज मैंने वहां पे चेंज कर लिया। ठीक है, मैंने सोर्स रेंज तो चेंज कर लिया, लेकिन एक सोर्स रेंज अपने साथ बहुत सारी डेटा सीरीज कंसिडर कर सकती है या कंसिस्ट कर सकती है। अब मैं चाहती हूं कि इस पूरी इंटायर रेंज की हर एक डेटा सीरीज को मैं रिप्रेजेंट नहीं कराना चाहती। रेंज मुझे वो पूरा चाहिए, पर हर डेटा सीरीज आपके चार्ट में डिस्प्ले हो, रिप्रेजेंट हो, ये मैं नहीं चाहती। तो ये काम आप कर सकते हो इन दिस डेटा सीरीज स्टेप ऑफ चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। तो देखते हैं इसको ये किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए आइए, क्योंकि थ्योरेटिकली ये चीज इतनी समझ नहीं आएगी जितना ये आपको डायग्रामेटिक वे में ज्यादा समझ आएगी। चलिए आइए भाई, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है हमारे पास, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है कि नहीं है भाई, हमारे पास चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स है। ठीक है मैम, चार्ट विजार्ड जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर अब हम डेटा सीरीज स्टेप पे आ गए हैं। चार्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है, डेटा रेंज कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ चुके हैं हमारे डेटा सीरीज स्टेप पे। आइए भाई, डेटा सीरीज स्टेप पे जब आप आए तो यहाँ का देखिए सीन ही बदल गया। मतलब क्या हुआ कि जिस जिस स्टेप पे आप आ रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो सब स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन अ सिंगल चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। देख रहे हो, आ जाओ। सो सॉरी। चलिए, डेटा सीरीज पे जब आप आए तो आपको यहां पे देखने को मिला है कस्टमाइज डेटा रेंजेस फॉर इंडिविजुअल डेटा सीरीज। मतलब सिलेक्टेड रेंज, सिलेक्टेड सेल्स में जो इंडिविजुअल डेटा सीरीज हैं। हमारे एग्जांपल में हमने 3 डेटा सीरीज से डील किया था, मैथ्स की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। अब याद आया?
आप क्लियर हुआ? तो 3 अलग अलग हमारे पास डेटा सीरीज थी, तो आप इस स्टेप के अंदर इन तीनों डेटा सीरीज को अलग अलग चेंज भी करा सकते हैं। चलिए आइए कैसे होगा। सपोज करो हमने कॉलम वाइज चूज किया था और कॉलम बी हमने चूज किया हुआ है। क्या चूज किया हुआ है? हमने कॉलम बी को यहाँ पे चूज किया हुआ है, मतलब बी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उस डेटा सीरीज को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूं। आइए डेटा रेंजेस, क्या चाहते हो आप? डेटा रेंजेस क्या है भाई? वाई वैल्यूज। क्या है भाई? वाई वैल्यूज। शीट है कौन सी? शीट देख लो, शीट कौन सी भैया? कॉलम बी पे जब आप आए, कॉलम बी पे जब आप आए तो कॉलम बी पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे जो वैल्यू, मतलब सपोज करो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीधा सीधा। क्या लिखा हुआ है कि भाई ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है। क्या नाम है इस कॉलम का? ये मेरा बी कॉलम है। इस बी कॉलम में 8 डेटा वैल्यूज थी। कितनी वैल्यूज थी? 8 डेटा वैल्यूज थी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनी डेटा वैल्यूज थी भाई? 8 डेटा वैल्यूज थी। ओके समझ गए बात। तो भैया 8 डेटा वैल्यूज थी, तो वो आपकी सीरीज यहाँ पे कंसिडर हो रही है। देखो डेटा सीरीज कौन सी? कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर बी। इस कॉलम बी की जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होना चाहिए, होंगी भाई। शीट 1 में B2 से लेके B8 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई? B2 से लेके B8 तक। B2 से लेके B8 तक जाएगा भाई। 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाई क्लियर हो गया भाई? देख लो आ गया कि नहीं आ गया भाई? लोग देखो जल्दी से। मतलब कि B2 से लेके B8 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक डेटा सीरीज की तरह कंसिडर हो रही है। चलिए आइए, रेंज फॉर वाई वैल्यूज, क्या रेंज है भाई? B2 से लेके, कहां से लेके भाई? B2 से लेके आपके B8 तक। आइए भाई ऐड कीजिए या रिमूव कीजिए। अब आप समझो एक बात, अब आप एक बात समझो। आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड रेंज में से किसी एक डेटा सीरीज को आपने यहां पे उठाकर रख लिया, अच्छी बात है। आप अगर चाहें कि भाई जहां पे डेटा रेंज में मुझे पूरा डेटा रेंज ही यहां पे सेलेक्ट करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, मैं क्या चाहती हूं कि सपोज करो मेरी वर्कशीट में बहुत सारी टेबल्स बनी है, बहुत सारी टेबल्स बनी है। एक पर्टिकुलर डेटा रेंज को मैंने चूज कर लिया, एक रेंज को चूज किया, चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पे आ गए, चार्ट बना दिया। ठीक, डेटा रेंज वाले स्टेप पे जब मैं गई तो एक्चुअल में जो मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई थी कि उनके डेटा वैल्यूज को उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो सेल्स हैं उनके डेटा वैल्यूज को मैं एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कराना चाहती हूं, तो वो मैंने कराया। उस पूरी की पूरी सोर्स रेंज को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द डेटा रेंज सब टाइप्स। डेटा रेंज पे जाके मैं उस चीज को चेंज कर सकती थी, पूरे सोर्स रेंज को मैं चेंज कर सकती थी। पर इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर सपोज करो आपका बी में कोई डेटा वैल्यूज थी, एक आपने रेंज सेलेक्ट की हुई थी, उसके कॉलम बी में एक डेटा सीरीज चल रही थी, ठीक है मैम, और वहीं पर आपके ए कॉलम में या किसी अदर कॉलम में इंटायर वर्कशीट में एक डेटा सीरीज दी हुई है जो आपके सिलेक्टेड रेंज का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? आपके सिलेक्टेड रेंज का पार्ट नहीं है और आपकी वर्कशीट में गिवन है। आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज भी आपके चार्ट का पार्ट बन जाए। समझना इस चीज को, आप चाहते हो कि किसी अदर कॉलम का जो आपकी रेंज का पार्ट नहीं है वो भी आपके पर्टिकुलर डेटा सीरीज या आपके पर्टिकुलर चार्ट का पार्ट बन जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप चूज करेंगे ऐड को। यहां पे आप ऐड करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो सोर्स डेटा रेंजेस यूजिंग ऐड एंड रिमूव बटन्स। आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे क्या कराया, मैंने यहाँ पे ऐड कराया है एक और कॉलम को। किसको ऐड कराया है? मैंने एक और कॉलम को ऐड कराया है। भैया B2 से लेके B8 तक तो था ही था, इसी के साथ साथ आपका A2 से लेके A8 भी अब यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल लाइन चार्ट। क्लियर? ये चीज जब मैं प्रैक्टिकली आपको कराऊंगी तो ये चीज और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करो। ये चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, तो भाई इस पर्टिकुलर स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ऑलरेडी सिलेक्टेड सोर्स रेंज में ऐड करा सकते हैं किसी एक्सटर्नल कॉलम या किसी एक्सटर्नल रो को भी जो आपके इनिशियल सिलेक्टेड रेंज का पार्ट नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका डेटा भी उस पर्टिकुलर कॉलम या उस पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो भी हमारे चार्ट का पार्ट बने। तो ऐसे में आप इन दो बटन्स की हेल्प से वो चीज कर सकते हो। प्लस ऐड की हेल्प से तो आप किसी अदर पर्टिकुलर कॉलम या अदर पर्टिकुलर रो को जोड़ तो रहे हो अपने सिलेक्टेड सोर्स रेंज से,
लेकिन रिमूव की हेल्प से आप क्या करोगे कि भाई आपका जो सिलेक्टेड सोर्स रेंज है उसमें जितनी भी डेटा सीरीज है उनमें से किसी एक स्पेसिफिक डेटा सीरीज को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यूजिंग दिस रिमूव बटन। इस पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लियर हो गया? तो भैया ये चीज क्लियर हुई है? अगर नहीं हुई है तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। आप सबको पता है आपको क्या करना है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा रेंज ऑन द डेटा रेंज स्टेप एंड देन रिमूव अननेसेसरी डेटा सीरीज। भाई पहले तो डेटा रेंज स्टेप पे जिस डेटा रेंज पे काम करना है उसको सेलेक्ट कर लो। अगर चेंज कराना चाहते हो तो आपको पता है डेटा रेंज कैसे चेंज होगा। उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करो, वापस अपनी वर्कशीट पे जाओ, नई डेटा रेंज को सिलेक्ट करो, आपकी नई डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद आइए चार्ट विजार्ड के डेटा सीरीज स्टेप पे और वहां पे आप अननेसेसरी डेटा सीरीज को रिमूव करा सकते हो। यू कैन रिमूव अननेसेसरी डेटा सीरीज और ऐड डेटा सीरीज फ्रॉम अदर सेल्स इन द डेटा सीरीज स्टेप। देखो यही बताया मैंने। क्या बताया मैंने कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब आपने जो डेटा सीरीज या आपने जो डेटा रेंज चूज किया था, मतलब कि मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहती हूं, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ रही हूं बात, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं समझती हूँ टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टेंशन नहीं लो भाई। आपने सेलेक्ट किया था A3 से लेके B5 तक। कहां तक सेलेक्ट किया था भाई? A3 से लेके B5 तक आपने पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, ठीक है। मतलब क्या क्या सिलेक्ट हुआ होगा? बी कॉलम को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, अगर हम बी कॉलम को यहाँ पे कंसिडर करें तो क्या क्या सिलेक्ट हुआ होगा? B3 भी सिलेक्ट हुआ होगा, B4 भी सिलेक्ट हुआ होगा, B5 भी सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। क्या क्या सिलेक्ट हुआ है? मतलब आपका सिलेक्ट हुए हैं ये सारे के सारे सेल्स, ये सेल्स सिलेक्ट हुए हैं आपके। A3 से A5 का मतलब क्या होता है कि भाई पहला कॉलम जो पहला सेल है कि भाई जो हमारा पहला सेल है और भाई जो हमारा लास्ट सेल है वही तो एक रेंज का पार्ट बनता है, वही तो बताता है कि पूरा का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मतलब ये 6 सेल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं A3 से लेके B5 तक। ये है भाई, ये दिया हुआ है, ये आपका सिलेक्टेड रेंज है, सोर्स रेंज है। ये आपकी कौन सी रेंज है भाई? ये आपकी सोर्स रेंज है। ये आपका सोर्स रेंज है, ठीक है मैम। इस सोर्स रेंज में आपने यहां से लेके यहां तक के पूरे सेल्स जो है वो कंसिडर कर लिए। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप पहले तो रिमूव कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रिमूव कराना चाहते हैं इन सेल्स को। इन सेल्स को आप रिमूव कराना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए, रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे? आप इसको सेलेक्ट करेंगे, रिमूव बटन पे क्लिक कर देंगे और ये जो आपकी डेटा सीरीज है आपके सोर्स रेंज से वो रिमूव हो जाएगी। मतलब अब ये इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर चार्ट। अब आपके ऑलरेडी सोर्स रेंज, मतलब पूरा का पूरा सोर्स रेंज वापस सोर्स रेंज पे जाके और फिर से अपनी रेंज को चूज करने से अच्छा है कि आपके पास जो सोर्स रेंज थी उसमें से किसी एक डेटा सीरीज को अगर आप अब रिप्रेजेंट नहीं कराना चाहते हो अपने पर्टिकुलर चार्ट पे, तो आप उसको रिमूव भी करा सकते हो। यहां पे उसको चूज कीजिए, यहां से रिमूव बटन पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप किसी भी ऑलरेडी सिलेक्टेड रेंज को रिमूव करा सकते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड सोर्स रेंज में से किसी एक डेटा सीरीज को रिमूव भी करा सकते हैं एज वेल एज। तो भैया ये तो हो गया आपका रिमूवल, ये हो गया भाई आपका रिमूवल। दिस इज योर रिमूवल। अब बात करेंगे एडिशन की। अब हम बात करने वाले हैं एडिशन की। भाई ऐड कैसे कराओगे? भाई ये मुझे डेटा सीरीज दी हुई थी, एंटायर वर्कशीट में एक ये डेटा सीरीज दी हुई थी, या ये एक पूरा रेंज दिया हुआ था जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। सपोज करो आपके वर्कशीट के अंदर F3, F4 एंड F5, F3, F4, F5 मतलब कॉलम F। मतलब कौन सा कॉलम भाई लोग? कौन सा कॉलम भाई? कौन सा कॉलम? बात चल रही है यहाँ पे F कॉलम की। इस F कॉलम को अगर आप ऐड कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो? आप इस F कॉलम को भी ऐड कराना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप वापस से अपनी वर्कशीट पे जाके इस सोर्स रेंज को तो सेलेक्ट कर ही रहे हो, प्लस आपको इस F कॉलम को भी अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा ये है कि आपका सोर्स रेंज आपको दिया हुआ है, सिंपली जाइए अपने चार्ट विजार्ड के किसमें, डेटा सीरीज स्टेप के अंदर। डेटा सीरीज स्टेप के अंदर आप जाइए और वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां पे आप ऐड करा सकते हैं F कॉलम को। क्लियर हुआ? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहां पे लिखेंगे कॉलम F।
आप यहाँ पे लिखेंगे कॉलम F और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे और आपके एक्चुअल जो सोर्स रेंज है दैट इज A3 से लेके B5, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ F कॉलम फ्रॉम F3 टू F5 ऐड हो जाएगा। क्लियर? मतलब वापस से वर्कशीट पे जाके आपको F कॉलम को अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिखाया है तो थोड़ा सा अब आपको ऐड और रिमूव का फंक्शन समझ आ गया होगा कि मतलब सोर्स रेंज को नहीं छेड़ना है। सोर्स रेंज को हम यहाँ पे नहीं छेड़ने वाले हैं। हमारी जो सोर्स रेंज है वो एज इट इज रहेगी। उस सोर्स रेंज में इस डेटा सीरीज स्टेप की हेल्प से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या सिलेक्टेड रेंज को या डेटा सीरीज को रिमूव भी करा सकते हैं या इंटायर वर्कशीट के किसी अदर डेटा सीरीज को ऐड भी करा सकते हैं। सोर्स रेंज को नहीं छेड़ेंगे भाई, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डेटा रेंज स्टेप में छेड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए ये स्टेप और देखिए। If you do not want to make any changes in the selected range, अगर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, आप इससे सेटिस्फाइड हो, ना ही आपको B को हटाना है, ना ही आपको F को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, तो भैया नेक्स्ट पे क्लिक करो और हमारे आगे वाले स्टेप पे मूव कर जाओ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? चलिए भाई, अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो भैया डेटा सीरीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब बचा हुआ है मेरा लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, चार्ट एलिमेंट्स। स्टेप नंबर 4 ऑफ चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स और इस पूरे क्रिएटिंग चार्ट का स्टेप नंबर 6। क्रिएटिंग चार्ट इन ओ कैल्क का स्टेप नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग सेशन में, क्योंकि ये सेशन अगर मैं यहाँ पे आपका चार्ट एलिमेंट्स डिस्कस करूंगी तो ये सेशन बहुत ही लंबा खिंचने वाला है। देखिए, मैं चाहती तो इस पूरे सेशन में आपको जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं उसको बस थ्योरेटिकली बता के आपको क्लियर कर सकती थी, बहुत ही छोटा टॉपिक हो जाता, लेकिन चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के हर एक स्टेप को डिटेल तरीके से समझाना जरूरी था, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारा डायलॉग बॉक्स है ये कॉम्प्लेक्स है और आपको इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो भाई आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूं क्रिएटिंग चार्ट इन ओ कैल्क का पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं चार्ट टाइप तो हम पहले ही पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आज इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कस किए हैं 2 स्टेप्स ऑफ चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। सबसे पहला डेटा रेंज एंड सेकंड डेटा सीरीज। और अब मैं आपके लिए लेके आऊंगी द लास्ट स्टेप ऑफ चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स, दैट इज चार्ट एलिमेंट्स। तो भैया अपने सीट बेल्ट्स बकल अप कर लो, इस पूरे सेशन को, इस पूरी सीरीज को फॉलो करो, तब जाके चार्ट विजार्ड आपको समझ आएगा। और इसी के साथ साथ mangetbrains.com, जी हाँ, आपका अपना मैंगेट ब्रेन्स है भाई, लेकर आया है आप सबके लिए टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड। सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई लोग। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं पढ़ाता है आज के टाइम पे सीबीएसई, वो भी हिंदी मीडियम में। सीबीएसई के मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम कोई कंसिडर नहीं करता, पर हम तो कर रहे हैं। क्यों परेशान हो भाई, क्यों यहाँ वहां भटकते हो? आपका अपना मैंगेट ब्रेन्स है ना। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ एक ही वेबसाइट पे भाई, www.mangetbrains.com। और इतना ही नहीं, हम आपके लिए लेके आए हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी भाई, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी बुक हो, कोई भी क्लास हो, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ मिलेगी। और इतना ही नहीं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ई नोट भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। पूरी बुक पढ़ाने के पीछे या पूरी बुक पढ़ाने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की अगर पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो आपका पूरा सेशन निकल जाएगा और चीज़ें भी अनक्लियर रहेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए आपके नॉलेज की वजह से भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए भी। तो भाई कहाँ मिलेंगे मैम लिंक्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिनको प्रेस करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं mangetbrains.com के उस वेब पेज पे, जहां पे बहुत सारे ई बुक्स एंड ई नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी भी क्या सोच रहे हैं? चाहिए जल्दी से जाइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन जाते जाते 3 काम कर जाओ। पहले तो सब्सक्राइब करो मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई इतना तो आपका करना बनता है। बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है, कर दो, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को और बन जाइए मैंगेट ब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डेटा रेंज समझना आया हो, डेटा सीरीज समझना आया हो, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं उम्मीद कर रही हूं और वेलकम कर रही हूं आप सबकी तरफ से बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज। बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वहां पोस्ट कीजिए, मैं हर एक डाउट को वहां पे एंटरटेन करूंगी एंड रिजॉल्व भी करूंगी। शेयर करिए इस सेशन को जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।